अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे सेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम STHP। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन हमें कैसे सॉल्व करना है। चूँकि मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है और उनसे सॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर आप इसका सैम्पल पेपर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है उनको डाउनलोड कर लें, उसके बाद उसके सोल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, उनके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो आपका 9, 10, 11, 12 सारा का सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो टोटल 6 सैम्पल्स है, जिसमें से एक सैम्पल हम इसको वीडियो में कवर करेंगे और फर्दर वीडियोस में उनके बाकी सैम्पल्स भी कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमें गिवन है इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन इज 16 देन इट्स वेरिएंस इज। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम शो करते हैं, ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम किससे शो करेंगे, ये इक्वल होता है सिग्मा के। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन, ये जो चंद एक जो वैल्यूज़ दी होती हैं ये यूजलेस होती है, इनका कोई मकसद नहीं होता है, इसको सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो असल मकसद हमारे पास क्या है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन इज 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है हमारे पास 16। वेरिएंस कितना होगा, तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा का स्केयर। तो जो भी हमारे पास 16 है तो हमारे पास सिग्मा क्या है 16 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अगर आप 16 का स्केयर ले तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे देखें 16 का स्केयर लिया तो आपके पास आया 256, तो हमारे पास आंसर क्या आया 256, तो ऑप्शन ए। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द ऑर्डर पेयर्स 1 and 2 plus x and 6 minus x, 7 are equal, the value of x must be। अब इसके अंदर हमें दो ऑर्डर पेयर्स दिए हैं। अब मैं इसको करूँगी, एक एक्स्ट्रा शीट ही मैंने साथ में ली हुई है, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहला पार्ट दिया है कि पहला ऑर्डर पेयर है 1 और 2 प्लस एक्स, और सेकेंड ऑर्डर पेयर हमें क्या दिया 6 माइनस एक्स और 7। सेकेंड क्या है 6 माइनस एक्स और 7। आपको पता है कि जो पहला पार्ट होता है वो एक्चुअली एक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वाई। इसमें पहला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स, इसमें सेकंड पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है वाई। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास ये है ये हमारे पास इक्वल है, आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी, यानी कि जो पहला ऑर्डर पर एक्स एक्स के इक्वल है और वाई वाई के इक्वल है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 1 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स एक्स के इक्वल है, वाई वाई के इक्वल है, तो यानी कि 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मैंने ऐसे किसी एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को भी सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मुझे x का आंसर इस इक्वेशन से मैं निकालूँ तो मेरे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 5, मेरे पास आंसर आ गया 5। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो आंसर क्या आता है 1 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स अपनी जगह एक्स को इधर में शिफ्ट करती है तो क्या बना 1 प्लस एक्स, उस तरफ माइनस इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो क्या बना x इज इक्वल टू 5। दोनों तरीक़ों से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 5, तो x की वैल्यू क्या है 5। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x विल बी। अब इसके अंदर हमें सोल्यूशन करना है, इसमें रैशनलाइजेशन का जो है टॉपिक यूज़ होगा कि हम किसी वैल्यू को रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ और इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, जिसमें है कि x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 ओवर x। अब वो पता है कि आपको x की वैल्यू गिवन है, लेकिन 1 ओवर x की वैल्यू गिवन नहीं है। सबसे पहले आपने क्या निकालना है 1 ओवर x, तो मैं 1 ओवर x सेपरेटली निकालूंगी पहले, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूँ, 1 ओवर x की वैल्यू तो हमें गिवन है 1 माइनस अंडर रूट 2। अब मुझे पता है 1 माइनस अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे तो इसको मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो अंडर रूट या ये पार्ट a, ये है b, a माइनस b, तो जो b वाली है उसके पीछे अगर माइनस है तो 1 सेकंड में मैं क्या कर दूँगी प्लस कर दूँगी, अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस कर दूँगी। देखते हैं हम कैसे करते हैं। यहाँ पे a माइनस b यानी 1 माइनस अंडर रूट 2, तो मैंने इसको क्या कर दूँगी 1 प्लस अंडर रूट 2, नीचे भी 1 प्लस अंडर रूट 2। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, क्या बन जाएगी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 2, और नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज क्या आएगी 1 माइनस अंडर रूट 2, और साथ में इसको ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है। जब 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई और हमारे पास एक्स की वैल्यू भी गिवन थी, तो क्या मैं इसको फर्दर सोल्यूशन में लिख सकती हूँ। फर्दर सोल्यूशन ऐसे कि एक्स की जगह मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ ऐसे 1 माइनस अंडर रूट 2,
और साथ में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या चीज़, 1 प्लस अंडर रूट टू, 1 प्लस अंडर रूट टू, और इसी के नीचे क्या हो रहा है, नीचे पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट टू, 1 प्लस अंडर रूट टू। वेट, तो आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट टू, और 1/x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस अंडर रूट टू, 1 माइनस अंडर रूट टू और 1 प्लस अंडर रूट टू। ये हमने पहले 1/x की वैल्यू निकाल ली थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1/x की वैल्यू किस तरीके से निकाली थी, रैशनलाइजेशन से, रैशनलाइजेशन, ठीक है, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, रैशनलाइजेशन हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। अब फर्दर देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता, असल में क्या होता है 1। अब हमारे पास पीछे प्लस है, अगर हमने इसको ऐड करना है तो हमने क्या करना होगा, इसको जहाँ पे चूँकि एलसीएम लेना है तो एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई किया है हमने इसको, ठीक है, कि हमारे पास क्या है 1 माइनस अंडर रूट टू जो एक तरफ वैल्यू है, और ये क्या है 1 प्लस अंडर रूट टू। क्या 1 के नीचे यहाँ कुछ ऐसा लिखा है, नहीं लिखा, तो ये होल वैल्यू वहाँ पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, किसके साथ, यहाँ पे जो ऊपर ये वाली स्टेटमेंट लिखी है इसके साथ 1 माइनस अंडर रूट टू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही जो नीचे इस तरफ लिखा हुआ था ये क्या था 1 माइनस अंडर रूट टू और 1 प्लस अंडर रूट टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा होल के साथ, और प्लस 1 प्लस अंडर रूट टू साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये उस साइड का अपना उसका, जिसके साथ कुछ भी, क्योंकि इसके साथ पूरी वैल्यू लिखी थी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 ही हो गया, और इसके साथ नहीं था तो इसके साथ पूरी होल वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। जैसे हमारे पास होता है कि हमारे पास 2/3 होता है और यहाँ पे होता है 5/4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों का आपस में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या है 12। तो 3 के बाद 3 कितने साथ 12 होता है, 3 4 ज़ा 12, और 4 कितने साथ 12 होता है, 4 3 ज़ा 12। तो मैं उसको पावर में ऊपर मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो मैं कैसे लिखती हूँ, 2 4 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15, जो भी आंसर आता है मैं उसको लिखती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से 1 कितने सार ये होता है और ये कितने सार होता है, क्योंकि अपने टेबल पर जाता है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये होल उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जो कि हमने एज इट इज़ लिख दी। अब चूँकि हम लिख चुके हैं और एलसीएम हमारे पास आ चुका है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास देखें a माइनस बी और इस तरह का फार्मूला बनना है। अब ये देखें, ये समझे कि a है और ये समझे b है, तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी तो स्केयर बन रहा है, इसको छोड़ देते हैं। क्या और कोई फार्मूला बनता है a माइनस बी, a प्लस बी, इस तरह कोई फार्मूला बनता है अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ इस तरीके से कि 1 माइनस अंडर रूट टू और यहाँ पे लिख दूँ 1 प्लस अंडर रूट टू और यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट टू, साथ में जो बाकी आ रहा था 1 प्लस अंडर रूट टू, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे क्या है 1 माइनस अंडर रूट टू और 1 प्लस अंडर रूट टू। अब देखें क्या ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, और साथ में अगर देखें इसको फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फार्मूला बन रहा है किसका, a माइनस बी a प्लस बी, किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। अब a स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है तो a क्या है 1 का स्केयर माइनस b का स्केयर अंडर रूट टू का होल स्केयर, तो हमारे पास कैंसिल हुआ, और साथ में क्या इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस अंडर रूट टू और साथ में प्लस 1 प्लस अंडर रूट टू, और नीचे क्या आ रहा था होल, वही टर्म दोबारा से आ रही थी 1 माइनस अंडर रूट टू एंड 1 प्लस अंडर रूट टू। उसके बाद देखें तो हमारे पास क्या रह गया था 1 और पीछे क्या था -2, ये रह गया, और पीछे क्या रह गया 1 माइनस अंडर रूट टू प्लस 1 प्लस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास नीचे क्या टर्म थी 1 माइनस अंडर रूट टू 1 प्लस अंडर रूट टू। अब हम इसको देखते हैं, इसको हमने फर्दर कैसे सॉल्व करना है। इसको हमने फर्दर इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास 1 माइनस 2 कितना हुआ -1 के साथ इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करा देंगे 1 माइनस अंडर रूट टू, मल्टीप्लाई तो सिर्फ ये हो रही है, बाकी क्या हो रहा है प्लस हो रहा है 1 प्लस अंडर रूट टू, ये क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट टू और 1 प्लस अंडर रूट टू, ये हो गया। अब हमने फर्दर क्या करना है, माइनस कराया तो माइनस प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट टू, और यहाँ पे क्या है +1 प्लस अंडर रूट टू, तो क्या -1 प्लस 1 कैंसिल होता है, बिल्कुल कैंसिल होता है, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट टू और 1 प्लस अंडर रूट टू। अब नीचे देखें तो असल में नीचे भी एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या मैं इसको भी साथ सॉल्व कर सकती हूँ, बिल्कुल जिस तरह ऊपर मैंने सॉल्व किया था बिल्कुल कर सकते हैं। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, और किस तरीके से, यहाँ पे अगर देखें 1 -1 और +1 कैंसिल जब हो जाते हैं तो पीछे क्या रहेगा अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू, जब एक टर्म 2 दफ़ा रिपीट होती है ना 4 + 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 4, यानी 4 को ब्रैकेट में और 2 कॉमन ले लेती हूँ, यानी जितनी दफ़ा रिपीट होती है उसको बाहर लिख लेती हूँ और ब्रैकेट में वो नंबर लिख लेती हूँ। यहाँ पे कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है अंडर रूट टू 2 टाइम्स, मैं लिखूँ 2 अंडर रूट टू, और नीचे मैं क्या लिखूँगी a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि 1 का स्केयर माइनस अंडर रूट टू का होल स्केयर,
तो ये मेरे पास इस तरीके से कट हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, अब मैं इसको फर्दर नीचे और सॉल्व करती हूँ। तो 2/√2 और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 से कट गया, पीछे 2 रह गया, तो मेरे पास क्या आया 2/√2 और नीचे क्या बना -1। तो -1 बेशक मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या बनेगा -2/√2। तो क्या ये ऑप्शन मेरे पास गिवन है कि नहीं गिवन, तो हम इसको देखते हैं हमारे पास गिवन है कि नहीं गिवन। ये हमारे पास ऑप्शन है -2/√2। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 sin 60 cos 60। अब जब यहाँ पे हमारे पास 2 sin 60 cos 60 किसकी इक्वल है हमने ये बताना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन रहा है। इसको फार्मूले के तौर पे हर चीज़ को फार्मूले के में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। कौन सा फार्मूला, जो हमारे पास है sin 2θ = 2 sin θ cos θ। इसमें क्या था, हमारे पास थीटा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 60 और 60 दोनों थीटा, यानी कि थीटा = 60 सेम है, ठीक है। और sin 2θ में क्या कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो थीटा हमारे पास 60 है, तो sin 2 और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 60, तो हमारे पास क्या बन जाएगा sin 120। अगर मैं sin 120 की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनती है √3/2। उसके बाद आपके पास एक टेबल है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल याद किया होगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा होता है sin θ cos θ और यहाँ पे लिखा होता है tan θ। उसमें यहाँ पे लिखा होता है हमारे पास कि 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इस पे क्या वैल्यूज़ देती है sin θ की, यानी 1/2 देता है, और यहाँ पे √3/2 देता है, ठीक है, √3/2 देता है, और यहाँ पे cos 30 पे हमारे पास √3/2 देता है। और इस तरीके से यहाँ पे नॉट गिवन और इस तरीके से पूरा टेबल बना होता है। वो टेबल आपने रट के जाना है, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ्स की है तो होप सो आपको वो टेबल याद भी होगा। तो उसके अंदर आपको पता होगा कि cos 30 जो था हमारे पास वो किसके इक्वल होता है √3/2, और sin 120 भी किसके इक्वल होता है √3/2। तो इट मीन्स कि वो किस वैल्यू को रेफर कर रहा है, cos 30 को। चूँकि हमारे पास sin 60 और इस तरह के sin 60 हमारे पास √3/2 होता है, लेकिन हमें ऑप्शन में sin 60 गिवन नहीं है, तो इसलिए हम किसको प्रेफर करेंगे cos 30 को, क्योंकि उसकी वैल्यू और sin 120 की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा है लॉजिकली, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कंसेप्ट का आपको बहुत होना ज़रूरी है, कि कुछ बच्चे इसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि 5 हमारे पास अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है या अंडर रूट का ही हिस्सा है। इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें हमारे पास है, एक है 5 और आगे लिखा है 1024, और एक और आपके पास होगा इस तरीके से, मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख लेती हूँ, 5 और इस साथ में लिखा होगा 1024। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका कैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि यहाँ पे 5 साइड पे लिखा है, इसकी अंडर रूट टर्म के ऊपर नहीं लिखा। इसका मतलब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1024 के साथ, यानी 1024 की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ क्या होगा 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि 5 जो है 1/5 की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखती हूँ कि मेरे पास 6 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे लिखते हैं 6 1/2, क्योंकि आपको पता है कि जो अंडर रूट होता है वो असल में किसको शो करता है 1/2 को, यानी कि जब मैं 3 लिखती हूँ 3 अंडर रूट, तो इसका मतलब क्या होता है 3 1/2। अगर कोई बोलता है कि 9 है तो इसका अंडर रूट ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है 3 का स्केल लिया और अंडर रूट से कट गया। ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता। जब आप अंडर रूट 9 लेते हैं तो इसका मतलब होता है 9 1/2। 1/2 आया क्योंकि यहाँ पे 2 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 9 1/2 है, तो हम क्या कहते हैं 3 का स्केयर और इसके साथ ऊपर 1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाए। इस तरह हमारा होता है ना x 1/x, तो ये x कैंसिल हो गया, पीछे 1 बचा। इसी तरीके से 2 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया 3, खाली 3। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा होता है 5 1024, इसका मतलब ये है 1024 और बाहर ऊपर पावर में क्या आएगा 1/5। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी जो है मैं वो लूँ क्या कहते हैं पावर 5 लूँ और उससे कैंसिल हो जाए, अंडर रूट से बाहर निकल आए, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल से ये समझाती हूँ कि समझे कि आपके पास 32 है और बाहर क्या लिखा है 5 अंडर रूट 32। अब ये इसके अंडर रूट का हिस्सा है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी 32 और ऊपर क्या आ जाएगा 1/5। तो कितने साथ 32 ऐसा कौन सा टेबल है जिसकी पावर में 5 लूँ तो 32 आंसर आता है। 2 है, 2 की पावर में अगर 5 लूँ तो ऊपर पावर के साथ वैसे क्या एज इट इज़ मैं 1/5 लिखूँ, और 2 की पावर अगर मैं 5 लूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 32। तो 5 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 2। लेकिन अगर यही सवाल मुझे इस फॉर्म में दे दिया जाए, इस फॉर्मेट में दे दिया जाए, इस तरह पहले मैंने लिखा था कि 5 अंडर रूट 32,
अगर इस तरह से किसी ने लिखा हो, अंडर रूट के ऊपर ना लिखो बल्कि अंडर रूट साथ लिखा हो, तो क्या करूँगी मैं? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 32 यानी कि 5 इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है 32 1/2 के साथ। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसका मैं स्क्वायर लूँ तो 32 आए। तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकूँगी। लेकिन 5 अंडर रूट 32 को मैं अंडर रूट से बाहर निकाल सकती हूँ क्योंकि उसकी पावर में 1/5 मौजूद है। तो इसी तरीके से ऐसा कौन सा टेबल है जिसका मैं 5 की पावर लूँ तो मेरे पास 1024 आंसर आए? तो हमारे पास वो नंबर है 4 की पावर अगर मैं 5 लूँ तो मेरे पास आता है 1024, यानी कि 1024 को मैं सब्स्टिट्यूट करके मैं उसकी जगह क्या रख सकती हूँ 4⁵5। तो ऊपर पावर भी क्या आएगी 1/5 क्योंकि ऊपर 5 था इधर इस साइड पे, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 4। तो आपके पास ऑप्शन भी होगा यहाँ पे गिवन 4, तो आप इसे 4 मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है 5, अगर ये 5 साइड पे नहीं लिखा ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें गिवन है द क्वेश्चन रिमाइंडर x-2 and -2x+4 respectively when the polynomial x³ - 3x² + x+2 is divided by g of x, find g of x। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले, इसमें डिवाइडेंट है, रिमाइंडर है, क्वोशंट है और जी ऑफ एक्स है, इसको सॉल्व करने से पहले आपका ये कंसेप्ट जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट है कि आपके पास ये सारी टर्म्स होती क्या हैं। अलबत्ता इसमें मैं लिख लूँगी यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं लिख लूँगी 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, अंदर 4 लिखा है और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये हमारे पास क्या होता है। इसको कहते हैं डिवाइडेंट, इसको कहते हैं डिवाइडेंट, इसको कहते हैं हमारे पास, इसको कहते हैं डिवाइज़र कहते हैं। और जो ऊपर अगर मैं इसका सोल्यूशन में करूँ तो 3 1s are 3 और पीछे रिमेनिंग क्या बचा 1। तो ये जो ऊपर मेरे पास 1 आया है, ऊपर आंसर में 1 आया है, इसको कहते हैं क्वोशंट, QUOTIENT। और जो नीचे मेरे पास रिमाइंडर बचा है तो ऑब्वियसली सबको पता है कि इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। अब हमारे पास फार्मूला ये होता है कि जब डिवाइज़र और को दोबारा से क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कराओ और उसके साथ रिमाइंडर ऐड कर दो, दोबारा से वही हमारा डिवाइडेंट बन जाता है। यानी 3 1s are 3 और साथ में रिमाइंडर ऐड किया 4, तो आंसर वापस 4 आ गया। तो इसका फार्मूला कैसे बनता है, इसका फार्मूला ये है कि हमारे पास ये 4 होल टर्म है, ये कैसे किसकी इक्वल होती है 4 = अगर मैं 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं और साथ में उसका रिमाइंडर ऐड करा दूं तो मेरे पास वही सेम टर्म दोबारा से डिवाइडेंट आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि डिवाइडेंट किसके इक्वल है, डिवाइडेंट = ये हमारे पास क्या था डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय, डिवाइज़र को किससे मल्टीप्लाई करना है क्वोशंट से मल्टीप्लाई कराने के बाद उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे रिमाइंडर को। तो ये हमारे पास क्या है फार्मूला। अब उस क्वेश्चन के अंदर हम दोबारा जाते हैं कि उसमें हमें क्या गिवन है। द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर x - 2 एंड -2x+4 रिस्पेक्टिवली मतलब ये है क्वोशंट अगर दिया तो पहला नंबर क्या है क्वोशंट और अगला रिमाइंडर बोला तो अगला क्या है रिमाइंडर। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है x - 2, तो मैं उसकी जगह मैं क्या करूँगी उसकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है x - 2 बोला है और उसने रिमाइंडर हमें बोला है कि हमारे पास क्या -2x+4। मैं उसकी जगह दोबारा से रिमाइंडर की जगह क्या लिखूँगी +-2x+4, ये उसकी जगह लिख दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा और इस तरफ जो डिवाइडेंट है एक्चुअली वो क्या है, अब उसको देखते हैं कि वो हमारे पास क्या गिवन है। अब जो हमारे पास डिवाइडेंट हमें गिवन है रिस्पेक्टिव एंड द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, किससे डिवाइड हो रहा है जी ऑफ एक्स, यानी कि डिवाइज़र क्या है हमारे पास जी ऑफ एक्स और हमने जी ऑफ एक्स को भी फाइंड ही करना है। तो हमारे पास डिवाइज़र क्या है जी ऑफ एक्स और हमारे पास किससे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको x³ - 3x² + x+2, x³ - 3x² + x+2, ये हमारे पास क्या है डिवाइडेंट है और ये हमारे पास क्या था डिवाइज़र है और हमारे पास क्वोशंट और ये हमारे पास क्या हुआ रिमाइंडर। अब आपको समझ आ गई होगी हमने ये फार्मूला किस तरीके से बनाया और ये बिल्कुल सिंपल हमारा जो रोज़ जो हम यूज़ करते हैं उसी से हम ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी है। अब हमें जी ऑफ एक्स चाहिए तो आपको पता है कि जब जी ऑफ एक्स से हमें कोई एक्स की वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले एडिशन वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये साइड पे क्या लिखा हुआ है हम इसको लिखेंगे x³ - 3x² + x+2, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस जो चीज़ यहाँ माइनस हो रही है उस साइड पे क्या हो जाएगी प्लस। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दूँ +-2x ++4, तो ये देखें अब सिंपल हो गया आपके लिए। आप कहेंगे ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस होना चाहिए था। अब मैंने इसको
ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब माइनस यहाँ पे 2 ऑफ एक्स है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 ऑफ एक्स, यहाँ प्लस 4 है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स और एक्स -2। अब आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से करना है। अब ये चूंकि वेरिएबल्स हैं, आप इस वेरिएबल्स को एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। x³ -3x² प्लस 3x और x3x -2 प्लस 2 -4 -2 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स -2। यहाँ पे x -2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड, x -2 क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और पीछे क्या वैल्यू रह जाएगी जी ऑफ एक्स। अब हमने जी ऑफ एक्स कैसे निकालना है कि हमारे पास इस पूरी टर्म के साथ हमने किसको डिवाइड करना है, x -2 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, इस तरीके से हमारे पास x³ -3x² प्लस 3x -2 और डिवाइड किससे करना है, x -2 से। होप्स आपको समझ आ गई होगी और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है और ये होप्स सबको आता होगा क्योंकि 7, 8, 9 क्लास से आपको कराया जाता है। तो x -2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो क्यूब आए। x -2 को ऐसा पहला नंबर हमने ख़त्म करना है, x³ ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, अगर मैं इसको x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो x² x क्या हो जाएगा, x³ -2x²। पूरी वैल्यू लिखूंगी तो मैं यहाँ लिखूंगी x³ -2x²। मुझे दूसरी वैल्यू को कोई परवाह नहीं कि ख़त्म होती है या नहीं होती, मुझे पहली वैल्यू ख़त्म करनी है जिसकी हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, और किससे मैंने मल्टीप्लाई कराया था, x², तो वो लाजमी ऊपर लिखना है x², उसको भूलना नहीं है। तो प्लस ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल तो नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट जरूर हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू से क्या है माइनस, और 3 -2 1 और यहाँ पे x², बाकी वैल्यू एज इट इज़ उतर आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x -2, अब मुझे x² ख़त्म करना है, ठीक है, x -2। अब मुझे x² ख़त्म करना है तो मैं सिंगल x से मल्टीप्लाई कराऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि नीचे वाली की वैल्यू को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगर नीचे प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे माइनस ले लूँगी ताकि जब उसकी कैंसिलेशन और सब्ट्रैक्ट करूँ तो उसका साइन चेंज हो के प्लस हो जाए और एक कैंसिल हो जाए। तो माइनस में x लूँगी और तो -x प्लस x क्या हो जाएगा, -x² और माइनस माइनस प्लस 2x, तो मैं यहाँ लिखूँगी -x² प्लस 2x। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपल x लेती तो मेरे पास क्या आता है x², तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस ना होता प्लस होता और मैं इसको माइनस कन्वर्ट कर देती, तो माइनस माइनस प्लस हो के 2x² -2x² लिखा आता, लेकिन मुझे तो कैंसिल करना है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन होना लाजमी था, तो मैंने क्या कर दिया -x² ले लिया। अब क्या हो गया, कैंसिल हो के प्लस हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस की, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी होता है। इसको हमने कर दिया कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 3x -2x, कितना बचा x, और यहाँ पे साथ में -2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये कितने ज़्यादा आया -x, तो ये हमने लिख दिया। अब x -2, अब हमें पता है कि x -2 है तो x -2 कितने ज़्यादा x -2 होता है, तो x -2 प्लस 1 करके x -2 1 ज़ार x -2, जब इसको होल को मैं माइनस करूँगी तो सारा का सारा कैंसिल और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, x² -x प्लस 1। तो क्या ये ऑप्शन आपको गिवन है, अवेलेबल है, x² -x प्लस 1, x² -x प्लस 1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसमें आपको पॉइंट्स की वैल्यू को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। यानी 19 अंदर 4 बाहर, 4 कितने ज़्यादा 19 होता है, 4 19 से एक नंबर छोटा लेंगे, 4 से 16 लिया, पीछे कितना बचा 3, पॉइंट यहाँ पे 0, तो यहाँ कितना आया 30, 4 7 ज़ार 28 और नीचे क्या है 2 आया। अब मैं एक और 0 लूँगी, जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं लेती रहूँगी, ठीक है। 4 5 ज़ार 20, तो पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब मेरे पास आंसर क्या है 4.75, तो ऑप्शन क्या है 4.75, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। और द नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या है कि x² माइनस y² की हमें वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता होगी तो हम x² माइनस y² की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से, सिंपल तरीका है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब मुझे इन दोनों में से किसी एक टर्म को कैंसिल करना है। अब मैं अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐड करूँगी तो y कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी कर सकती हूँ मैं, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, ऐड भी, लेकिन अगर एडिशन से मेरे पास नॉर्मली आंसर आ रहा है, यानी ये दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहे हैं प्लस करने से ही, तो मैं ऐसी एज इट इज़ कैंसिल कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ऑफ x, ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो प्लस 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 और 2x इज इक्वल्स टू 5 + 4 9, तो x इज इक्वल्स टू 9/2 आंसर आ गया।
अब मुझे 9/2 तो आ गया, लेकिन मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी और y की वैल्यू निकल आएगी। तो x + y = 5 और x की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी क्या, 9/2 + y = 5, y = 5 - 9/2। अब 5 - 9/2 है, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगी, y = 2, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं एलसीएम लूँगी एज इट इज़। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 5 1 2 2, ठीक है, 1 से लूँगी तो 1 2 2, 5 2 10, 10 - 9/2, 10 - 9 कितना होता है, 1, 1/2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y = 1/2, तो y इक्वल टू 1/2 हो गई और x = 9/2 हो गया। अब चूंकि हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में y की वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह मैं लिखूँगी 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे y की जगह लिखूँगी 1/2 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 डिवाइडेड बाई 2 2 4 माइनस 1 1 1 2 2 4। अब चूंकि हमारे देखेंगे तो 81, अब एलसीएम सेम है यानी नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या आएगा 81 - 1 = 80 और नीचे क्या है 4। तो 4 कितने ज़ार 80 होता है, 4 1 4, 4 2 8 और 0, तो कितना आंसर आया 20। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या है हमारे पास 20, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इफ p and q आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x² + x + q = 0, देन p = -1 and q = 0 and p = 1, q = -2। इसको सॉल्व करने के लिए आप खुद करेंगे, इसको खुद सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि आपको रूट्स का जो टॉपिक है आपको मिलेगा जो क्लास 11 जो है आपकी, उसका चैप्टर 4 है मैथ्स का, उसको आपने देखना है और वहाँ से आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसकी क्यूरीज जाननी है और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का जो है आपके पास लिंक होगा, उसको आपने ज्वाइन करना है और आप एक ग्रुप में आ जाएंगे जिसके अंदर आप फ्री डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपने जो साथ फेलोज हैं उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आपको आपका आंसर मिल जाएगा और हम भी आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ a = 1 और -1 2a और मैट्रिक्स 1 1 1 2 = 1/2 1 1 b4 1 1 -1 3। इसके लिए मैं आपको एक अमेजिंग टिप बताती हूँ कि क्या मल्टीप्लिकेशन अलाउ है या नहीं अलाउ और कितनी रोज आएंगी आपके आंसर में। सबसे पहले आपने लिखना है रोज इंटू कॉलम का फार्मूला। रोज इंटू, ये कोई फार्मूला नहीं है, सॉरी, इसको आपने ऐसे याद करना है कि रोज पहले आती है कॉलम बाद में आता है, ठीक है। रोज इंटू कॉलम। अब इसकी गिने कितनी रोज है, 1 2, मैं कैसे लिखूँगी 2 और कॉलम कितने 1 2 2 इंटू 2। अब इसके देखिए रोज कितनी है, इसकी रोज है 1 2, तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ दोबारा लिख दूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने 1 2 2। अब मुझे जो ये बीच के दो नंबर है ना, इनका सेम होना लाजमी है। अगर ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं है। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। तो जो हमारे पास आंसर होगा उसके कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगी, तो मैंने कहा था रोज इंटू कॉलम, तो उसकी रोज होंगी 2 और उसके कॉलम कितने होंगे, लास्ट नंबर ये वाला। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ABCD और यहाँ लिख दूँ FG, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या मल्टीप्लिकेशन अलाउ है कि नहीं है। अब कुछ कह रहे होंगे जी हाँ अलाउ है, कुछ कह रहे होंगे जी नहीं अलाउ नहीं है। अब मैं इसको देखने के लिए मैंने जो आपको फार्मूला बताया रोज इंटू कॉलम, इसकी कितनी रोज है 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 कर दिए हैं 2 इंटू 2। अब इसकी रोज गिने 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने 1, तो ये तो मैंने लिख दिया। अब इसका बीच के दोनों नंबर देखें, ये देखें इसका यानी कि कॉलम, पहले वाले का कॉलम अगले वाले की रो, इसको देखें तो हमारे पास सेम है, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। आंसर में क्या आएगा, आंसर में किस तरीके से आंसर लिखा हुआ होगा, आंसर में कितनी रोज होंगी 1 2 रोज होंगी इस तरीके से, और कॉलम क्या होगा सिर्फ एक सिंगल कॉलम, इस तरीके का आंसर क्या आएगा इस तरह का। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट तरीका था और इसको हमने देख लिया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन लिख लिया और हमें पता है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आएंगे ये दोनों क्या है, अब इसमें इक्वल हैं। तो हम इन्हीं इक्वलिटी का यूज़ करते हुए हम इसके ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए और इस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं अपने इस सोल्यूशन की तरफ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 1 1 ज़ार, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 1 ज़ार 1 इंटू 1
और साथ में प्लस 1 और ये जो नेक्स्ट है उसको सेकंड फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो के साथ करना है, क्योंकि सेकंड कॉलम है, इसको इस सेकंड रो के साथ करना है। तो 2 × 1 इस तरीके से, और फिर इसी फर्स्ट जो रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 प्लस 2 × 2 ये कर दिया हमने इस तरीके से। अब यहाँ पे -1 × 1 प्लस a × 1 और साथ में दोबारा से हमने इसी को करना है -1 × 1 प्लस a × 2 ये कर दिया। इक्वल किसके है? जो सेकंड के मल्टीप्लिकेशन है उसके इक्वल है, यानी कि 1 × 1 बिल्कुल इसी तरीके से वही सेम है। और मैं अब दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको फ़ौरन आंसर दे के दूंगी कि किस तरीके से करना है। तो इसी रो को जो है हमने फिर से सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 × -1 प्लस b × 3 और ये हो गया। और साथ में दोबारा से करना है 1 × 1 प्लस 4 × 1 फिर से करना है 1 × -1 प्लस 4 × 3 ये हो गया हमारे पास। अब सोल्यूशन करते हैं इसका। 1 1 = 1 प्लस 2 -1 प्लस a, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 4 -1 प्लस 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई 2a। फिर से करते हैं 1 प्लस b 1 प्लस 4, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है -1 प्लस 3b -1 प्लस 12। अब फिर से दोबारा से इसको करते हैं 1 प्लस 2 3 और a -1, इसको मैं माइनस वाली टर्म को बाद में लिख रही थी, उससे पहले इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा आसानी के लिए। 4 + 1 5 2a -1 ये हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है ये हम बीच में इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन लाजमी लगाना है। इक्वल है किसके? b + 1 और 4 + 1 5 3b -1 12 - 1 11। अब जो सेम है, चूंकि हमने बोला था कि इक्वेशन सेम है, तो मैं क्या करूँगी a -1 यहाँ लिखा हुआ है तो इसको मैं किसके इक्वल रखूँगी? इसी के ही, जो इसके बिल्कुल सामने जो नंबर है उसी के ही इक्वल रखूँगी। तो मेरे पास क्या आएगा? a - 1 = 5, a = 5 + 1 = 4। तो a की वैल्यू क्या है? 4। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो मैं b वाला टर्म है पहला वाला ये वाला, तो मैं इसको इसी पहले वाले टर्म की इक्वल रखूँगी, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल है। यानी कि यहाँ पे a b c d है तो यहाँ इक्वल है अगले a b c d के। अगर मैं ये वाले टर्म ले रही हूँ तो मुझे भी यहाँ पे भी a लेना है, यहाँ c ले रही हूँ तो यहाँ पे भी c लूँगी। यार d की बात करूँ यहाँ पे d या b या तो यहाँ b, तो मैंने यहाँ पे पहले किसकी बात की? यहाँ b वाली टर्म की, यानी कि इस जगह की बात की, तो मैं इस जगह भी वही टर्म उठाऊंगी उसी जगह की। यहाँ पे मैंने a वाली यानी पहली टर्म की बात की, तो मैं उस जगह भी पहले वाली टर्म की बात करूँगी। तो मैं करती हूँ 3 = b + 1, तो क्या हो गया? b = 3 - 1, तो b = 3 - 1 2, तो हमारे पास a = 4 b = 2। तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ से देखें हमारे पास क्या आएगा? a इसका आंसर आया हमारे पास a = 4, a = 4 आया। अब आप कह रहे होंगे b की वैल्यू तो 2b हो रही है, तो यानी कि 2b तभी हो रही है कि जब 2 को b की जगह हमने 2 पुट किया, तो हमें पता है कि b की वैल्यू क्या आई थी? 2। तो इट मीन्स कि ये सही है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, तो a = 4, लास्ट डी ऑप्शन है हमारा इसका। ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स a = 10 30 20 40 इज, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 10 हमारे पास नेक्स्ट हम क्या है? 20 30 40 10 20 30 40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और माइनस करते हैं। पहले वाले इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 × 40 माइनस करेंगे 20 × 30 के साथ, तो 400 - 2 3 6 600। पीछे क्या बचा? बड़ी वैल्यू से क्या साइन है? माइनस, और प्लस माइनस माइनस करना है तो 200। तो आंसर क्या आया? -200 हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास है 10/1 299/30 और xy = 100/10 और xy की वैल्यू निकालनी है। एक हमारे पास था क्रेमर रूल, एक था एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल के अंदर हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट और ये सारा कुछ निकालना पड़ेगा। दूसरा रूल जो है हमारे पास वो है इक्वेशन। इक्वेशन के थ्रू आप इसको सिंपली किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं कि वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख ली। अब आपने क्या करना है? जिस तरीके से इक्वेशन लिखी है आपने एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि इसको आप लीव कर दें 10 1 2 99 30 और आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई, यानी कि इसको आप इसे मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल होते हैं? 100 और 10 के। जो पहली लाइन होगी 100 की, दूसरी लाइन किसकी होती है? 10 के। तो अगर मैं इसकी रोज और मल्टीप्लाई पे कॉलम करूँ तो रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने? 2, और इस वाले के कितनी रोज है? 2 और मल्टीप्लाई पे 1। तो ये वाली और ये वाली टर्म आप इससे मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि बीच के दोनों सेम है। इसकी कितनी रोज बनेंगी? 2, कॉलम कितने बनेंगे? 1।
तो यानी कि इस तरीके से बनेगा, एक ही कॉलम और 2 रोज होंगी। अब इसको देखते हैं किस तरीके से, 10x प्लस 299y और नीचे वाला क्या बनेगा 1x, यानी कि 1x x प्लस 30y, ये हमारे पास बन गया और इक्वल टू किसके है 110। तो अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि अब जब हमारे पास सेम हो गए हैं तो हम कह सकती हूँ कि ये जो पहला टर्म है ये इसके इक्वल है और जो सेकंड टर्म है ये इसके इक्वल है, क्योंकि है ही एक एक टर्म्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 10x प्लस 299y, जिस तरह हम a और b की वैल्यू फाइंड करते बिल्कुल इसी तरीके से किसके इक्वल है 100x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे या तो x को कैंसिल करूँ या तो y को कैंसिल करूँ, दोनों में से एक वेरिएबल कैंसिल करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूँ और फिर दूसरे वेरिएबल के अंदर पहले वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे का भी आंसर निकालूँ। लेकिन इनमें से कौन सा वेरिएबल को मैं कैंसिल करूँ? मुझे लगता है कि x को रिमूव करना ज़्यादा ईजी है, कि सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कराना है और इसी वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। अब देखते हैं किस तरीके से होगा ये। सबसे पहले मैं 10 को इसके साथ क्या करूँगी, होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँ। जब मैं एक सिंगल x के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे होल के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1 और ये थी हमारे पास इक्वेशन 2। तो अब मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो मैं इसका आंसर क्या आएगा 10x प्लस 30 10 से कितना होता है 300y इज इक्वल्स टू 10 10 से 100। तो ये मेरे पास क्या बन गया इक्वेशन 3। अब मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन में से जो पहली वाली इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेती है, यानी कि 10x प्लस 299y इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे प्लस हो रही है तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस हो रही है तो माइनस, प्लस हो रही है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। पीछे क्या बचा 300 में से 299 निकालो तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 1, y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 100 माइनस 100 कितना होता है 0। अब मैं 0 की वैल्यू पुट करती हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, तो मैं y की वैल्यू आ चुकी है, मैं इसको पुट करने लगी हूँ। 10x प्लस 299 y की वैल्यू क्या थी 0 इज इक्वल्स टू 100। 10x किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0, तो प्लस क्या था 0 इज इक्वल्स टू 100। तो 10x इज इक्वल्स टू 100 और x इज इक्वल्स टू 100 और यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 0 से कटा पीछे क्या बचा x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या x और y के फॉर्म में मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x की वैल्यू क्या थी 10 और y की वैल्यू क्या है 0, 10 0। तो अब यहाँ पे हम वापस आएँ तो ये देखें ऑप्शन सी हमारे पास 10 0। तो ये बिल्कुल वैसा है, क्योंकि x की जगह x की वैल्यू पुट करें 10 और y की जगह y की वैल्यू पुट करें 0, और ये हमारे पास क्या हो गया मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है लॉग, ये भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डीपली किया हुआ है, सो इसको भी मैं आपको होमवर्क पे करती हूँ और आपने इसको कमेंट में जाके बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आपने किस तरीके से किया और आपको कितनी समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 10x इज गिवन बाय। हमने 2x इज इक्वल टू 10x इसका सोल्यूशन सेट निकालना है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। चलते हैं इसके सोल्यूशन सेट की तरफ। 2x का मॉड, यानी कि जो हमारे पास 2x है उसका है हमारे पास मॉड इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 10x का मॉड, 10x का मॉड। हम दोनों में से किसी एक का मॉड प्रेफर करेंगे, यानी प्लस माइनस 2 ले लें या तो इसका प्लस माइनस 2 ले लें। मैं इसका ले लेती हूँ प्लस माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10x। दूसरे का मॉड ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दूंगी, एक का मैं मॉड प्लस माइनस ले लूँगी। अब मेरी इक्वेशन किस तरीके से बन गई कि प्लस 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गई 10x, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10x। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो 2x इज इक्वल टू 10x है तो हमारे पास क्या बनेगा 2x, यहाँ पे क्या हो रहा है x, यहाँ पे 10 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 10x कितना होता है, हमारे पास होता है माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू माइनस 8 को 0 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है 0 आ गया। अब माइनस 2x वाले को करती हूँ, ठीक है माइनस 2x वाले को करती हूँ तो मेरे पास आता है माइनस 2x, यहाँ पे प्लस और इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस और साइन क्या आ गया माइनस का, माइनस 12x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। जब वो वहाँ पे जाके साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो 0 आंसर आ जाता है। तो दोनों तरीकों में क्या है x की वैल्यू क्या है 0, तो सोल्यूशन सेट क्या है इसका 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, लेट x बी अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी 1 + 2x इज लेस देन 7 एंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज गिवन बाय। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिर से हमारे पास मॉड आ गया। मॉड का मतलब है प्लस माइनस हमने लिखना है मॉड को ख़त्म करके,
और हमने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है, यानी दो हमारे पास सोल्यूशन सेट्स आएंगे, उन दोनों सोल्यूशन सेट्स को हम दोबारा पुट करना है और देखना है कौन इसको सेटिस्फाई करता है। देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले प्लस माइनस में लिख लिया, तो यानी कि 1 + 2x इज लेस देन 7। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरे को हम ले लेते हैं -1 + 2x, क्योंकि एक प्लस में लेता है तो एक माइनस में लेता है, लेस देन 7। तो पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं जो प्लस वाली टर्म है। तो 1 + 2x इज लेस देन 7, 2x अपनी जगह पे रहेगा और इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, और 7 यहाँ पे +1 और इस साइड पे क्या हो जाएगा -1। 2x इज लेस देन 7 - 1 कितना होता है 6। तो x इज लेस देन, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और साइड पे क्या हो जाएगा, जिस तरह इक्वालिटी का साइन होता है ना बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ठीक है। 6 / 2, तो 2 × 3 = 6, x इज लेस देन 3। तो हमारे पास x इज लेस देन 3 आ गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास है +- -1 + -2x इज लेस देन 7। अब हमारे पास आया कि यहाँ पे -2x लिया और 7, या माइनस यहाँ पे 1 क्या हो रहा है माइनस, और उस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 1। तो हमारे पास क्या हो गया, -2x इज लेस देन 8, और हमारे पास क्या आया -2x। अब चूंकि हमारे पास ये पूरी की पूरी, अब मैं सिर्फ कांस्टेंट टर्म को लेके जाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको माइनस वाला एक चीज़ समझ आ जाए, एक फैक्टर समझाना है, उसकी वजह से मैं सिर्फ 2 को लेके जाऊंगा, माइनस एज इट इज रहने दूंगी, ठीक है। यहाँ पे x रहने दूंगी, और यहाँ पे 8, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 × 4 = 8। तो अब हमारे पास क्या आंसर आया, -x इज लेस देन 4। अब आप देखें तो हमारे पास इनइक्वालिटी इस किस्म की है कि जो यहाँ पे अगर मैं माइनस अकेला हो और उसको उस तरफ लेके जाऊँ तो मुझे क्या करना होता है, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके क्या करना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन -4। जब माइनस दूसरी तरफ जाता है, पूरा का पूरा जो माइनस जो वेरिएबल के साथ जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जब वो दूसरी तरफ जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अगर वो ग्रेटर देन था तो लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है -4 से बड़ी है, लेकिन +4 से तो ऑटोमेटिकली माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है ना। लेकिन जब माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो x वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो माइनस से पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। हमारे पास दो तरह के हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक है x इज ग्रेटर देन -4, एक है x इज लेस देन 3। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं कि हमारे पास सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। आप इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। एक है क्या है हमारे पास 3, तो 1 + 2 और x की जगह 3 पुट किया, क्या लेस देन 7 आंसर आता है कि नहीं। तो 1 + 2 × 3 = 6, 6 + 1 कितना आया 7, 7 इज लेस देन 7। ये गलत है, क्योंकि 7 इज नॉट लेस देन 7, 7 इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट वाली करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास -4 करते हैं, तो हमारे पास आया 1 + 2, यहाँ पे x की जगह -4 इज लेस देन 7। 1 + 2 × 4 = 8, तो 8 और प्लस माइनस -8 इज लेस देन 7। तो +- 1 - 8 इज लेस देन 7। तो 1 - 8 कितना हो, -7 इज लेस देन 7। तो -7 इज ऑटोमेटिकली लेस देन 7, और ये ऑब्वियस सी बात है कि माइनस वाली टर्म्स पॉजिटिव टर्म से छोटी होती हैं। तो हमारे पास क्या आया है, x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। ये वाली इनइक्वालिटी हमारे पास सेटिस्फाई करती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन जो चैप्टर जो आपका है 9th क्लास का, उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा डीपली किए हुए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया, और ये आपके होम टास्क के लिए कि आपने खुद इसको सॉल्व करना है। क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन कराया है x + 1/x बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, आपने उसको देखना है और उसके ज़रिए से इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्किप कर दिया। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं हमारे पास सोल्यूशन सेट, फिर से हमें मॉड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसी मॉड के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करना है हम यहाँ पे देखते हैं। अब मॉड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे गिवन है mod y - 2y = -4। अब जब कहीं मॉड इस तरह गिवन होता है, साथ में कोई और टर्म लिखी होती है, सबसे पहले उस और टर्म को जो है साइड पे करना होता है, उसको हटाना होता है, इसे मॉड को अकेले छोड़ना होता है। अगर मुझे मॉड को अकेले छोड़ना है तो मैं क्या करूँगी, ये -2 है तो उस साइड पे क्या हो जाएगा +2y, तो -4 + 2y ये हमारे पास चला जाएगा, और पीछे क्या रह गया, मॉड अकेला रह गया। अब मॉड को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस लिखना है, तो +- y = -4 + 2y। अब प्लस माइनस इसका मतलब दो तरह की टर्म्स बनेंगी, तो इसका मतलब यह है कि एक +y की टर्म बनेंगी -4 + 2y, और दूसरी टर्म क्या बनेगी, -y। तो -y = -4 + 2y। तो y इज इक्वल, अब मुझे y की टर्म को अब इसको ख़त्म करना है, यानी कि
मुझे y की वैल्यू निकालनी है कि y की क्या वैल्यू होगी। तो y की टर्म को दोबारा से वापस ले आते हैं, y माइनस 2y इज इक्वल टू -4 माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस से कैंसिल, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 4। दूसरी टर्म में हमारे पास क्या बनेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे प्लस 2y, तो इस साइड पे क्या हो जाएगी जाके माइनस 2y इज इक्वल टू -4 माइनस 2y और माइनस वाई कितना हुआ -3y इज इक्वल टू -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस और साइन क्या आएगा माइनस का, y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -3 माइनस माइनस से कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई 4/3। तो हमारे पास दो तरह की टर्म्स है, एक में y इज इक्वल टू 4/3, एक ही y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों में से कौन सी ठीक है ये देखने के लिए हम इसमें पुट करेंगे कि ये वाकई हमें -4 की वैल्यू देता है कि नहीं। सबसे पहले 4 का पुट करते हैं, 4 माइनस 2 की पावर 2 और साथ में मल्टीप्लाई 4 करना है, क्या हमें -4 देता है कि नहीं। तो 4 और -2 4 ज़र 8 इज इक्वल टू -4। तो बड़ी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो करेंगे, यानी कि 8 में से 4 को माइनस किया, लेकिन साइन क्या आएगा, बड़ी वैल्यू को -4 इज इक्वल टू -4। क्या ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद अब इसको देखते हैं, दूसरा क्या हमारे पास क्या था 4/3 को देखते हैं। तो y की जगह 4/3 को पुट करें, तो 4/3 माइनस 2 4/3 इज इक्वल टू -4। क्या ये हमें देता है 4/3 माइनस 2 4 ज़ार 8/3 इज इक्वल टू -4। नीचे डिनोमीटर सेम है तो हम एलसीएम सेम होगा, और ये हमारे पास क्या आएगा 4 - 8 इज इक्वल टू -4 -4/3 इज इक्वल टू -4, जो कि हमारे पास टोटली रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। -4 इज़ नॉट इक्वल टू -4/3। तो हमारे पास आंसर क्या हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखें हमारे पास सोल्यूशन साइड में सिर्फ 4 आएगा हमारे पास, ठीक है। Let theta be the smallest angle of a right angle in which base and perpendicular are measures of 300 cm and 400 cm respectively. The measure or the value of sin theta will be। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व और देखेंगे हमारे पास किस तरीके से इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल है, पीपल यानी कि परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। तो ये आपको एक निमोनिक याद होगी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जिसके जरिए हमें पता है साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज किसके, ओके ये हमारे पास साइन थीटा का तो फार्मूला आ गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है कि हाइपोटेन्यूज है क्या। हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, लेकिन बेस देने का फ़ायदा क्या था, बेस देने का फ़ायदा ये था कि हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर 3 चीज़ें होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। और हाइपोटेन्यूज का हमें पता है कि क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 300 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर लें, और प्लस परपेंडिकुलर क्या था 400 उसका स्क्वायर ले लें। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे, क्या आंसर आया 90,000 प्लस 440,000, ठीक है। ये हमारे पास आया, सॉरी 90,000 4 4 से 16 आ गया और 160,000 इस तरह से आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा 300 का स्क्वायर और साथ में प्लस करें 400 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आया 250,000। तो h स्क्वायर हमारे पास क्या आया 250,000। अब हमने सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम क्या क्या स्क्वायर को ख़त्म करें तो ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया। और जब हमारे पास 250,000 का अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ आंसर जो हमारे पास आया तो उसका लेंगे, हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 500 आ गया। अब साइन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर क्या था 400, क्योंकि लिखा था बेस एंड परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली, तो ये नहीं पहली वाली वैल्यू बेस की, अगली केस की परपेंडिकुलर। 400 डिवाइडेड बाई 500 की वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 500 की वैल्यू क्या होती है 4/5 यानी कि 0.8। तो क्या 0.8 यहाँ मेंशन है, जी हाँ बिल्कुल मेंशन है, ऑप्शन डी है जो क्या है 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने करना है इक्वेशन से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इनको आपने खुद सॉल्व करना है और इसका जो है आपने कमेंट में बताना है, जिसका बिल्कुल सही होगा एक्सप्लेन किया हुआ होगा उसका कमेंट करेंगे। साथ में अगर आपको कोई और इशू है तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, वहाँ अपना क्वेश्चन पोस्ट करें और आपको वहाँ पर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई और इशू हुआ आप उसको वीडियो बना के एक शॉर्ट नोट बना के आप शेयर कर सकते हैं, आपको उसमें भी गाइडेंस मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक नया कंसेप्ट शुरू होने वाला है, वो है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट।
मार्क्स है 29, 20, 39, 49, 41, 25, 18, 29, 17, 27। 10 किस्म के मार्क्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट में, और इसका हमने मीडियन करना है, मार्क करना है कि इसका मीडियन क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि मीडियन मार्क करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं छोटे से, स्मॉल टू बिग, पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा, ठीक है। छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ जाना है। सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है, 17, हम लिखने जाते हैं 17। नेक्स्ट है हमारे पास 18, तो हम लिखते हैं 18। नेक्स्ट है 20, नेक्स्ट है हमारे पास 25, नेक्स्ट है 27, नेक्स्ट है 29, और देख सकते हैं यहाँ पे 29 और यहाँ पे दोबारा 29। आप कह रहे होंगे एक दफ़ा लिखते हैं, नहीं, मीडियन या तो मोड हो या कुछ भी हो, तो आपने जितनी दफ़ा एक चीज़ लिखी हुई है उतनी दफ़ा ही लिखनी है। 29 2 दफ़ा लिखे, मैं 29 2 दफ़ा ही लिखूँगी, ठीक है। 29, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 39, उसके बाद नेक्स्ट है 41 एंड 49, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पूरे हो गए। अब मैं इसकी मीडियन निकालूंगी। मीडियन कैसे, पहले एक साइड से एक नंबर कैंसिल करें, एक साइड से एक नंबर कैंसिल किया, दूसरी तरफ से एक, इधर से एक, दूसरी साइड से दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बीच में अगर करूँगी कैंसिल तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए मुझे तो मीडियन चाहिए, अब मैं कैसे निकालूंगी, तो 2 नंबर बीच में रह गए, एक नंबर रहना चाहिए था। देखिए अगर बिलफर्ज 2 नंबर रह भी जाते हैं तो आपने क्या करना है, 27 + 29 करके उनको डिवाइड बाय 2 कर देना है, इनका एवरेज निकालना है। यानी कि 27 + 29 हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है 56। तो 56 डिवाइडेड बाय 2, तो 56 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 28। तो हमारे पास आंसर क्या है, 28। तो हमारे पास मीडियन क्या है, 28। ऑप्शन बी करेक्ट है, 28। नेक्स्ट हमने मोड निकालना है। फॉलोइंग आर द रन्स मेड बाय पाकिस्तानी बैट्समैन ऑन October 23, 2013। द मोड इज, अब हमने मोड बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसको भी आपने सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर एज इट इज सब कुछ करना है, लेकिन मोड निकालने का तरीका अलग होता है। मोड किसको कहते हैं पहले ये समझ लें। मोड एक्चुअली होता क्या है, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर, मोड क्या होता है, रिपीटेड नंबर। और रिपीटेड नंबर तो 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिपीटेड नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, मोड, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर होता है। अब मैं इसको लाइन वाइज लिखना शुरू करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 0, कितनी दफ़ा 0 कहीं और लिखा है, 1 2 3 4 टाइम 0 लिखा है, 0 0 0 0। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 2 2। उसके बाद क्या आता है, 10 10, इधर भी है 10, इधर 2 दफ़ा 10 है, 10 10। उसके बाद क्या नंबर है, 21 24 एंड 25, 21 24 एंड 25, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीट हुआ वो कौन सा है, वो नंबर है 0। सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ है, 0। तो मोड क्या हुआ इसका, 0। तो यहाँ पर द मोड इज ऑप्शन सी, 0। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर हमें गिवन है लेट a इज इक्वल्स टू 1/3 2/a, सॉरी बाय नहीं होता यहाँ पे, 2a एंड b इज इक्वल्स टू 1b 1 3 अंडर वन कंडीशंस a b इज इक्वल्स टू ba। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने a b और b a को हमने देखना है किस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले a की वैल्यू लिखनी है 1 3 2a, ये a का लिख दिया मैंने, इसको b के साथ मल्टीप्लाई कराना है, यानी 1b 1 3, ये कर दिया, इक्वल टू पहले b को लिखना है यहाँ पे 1b 1 3, और फिर a को लिखना है क्या है, a 1 2 3a। ये लिख के इसको मल्टीप्लाई कराना है, जो भी इस तरफ वैल्यूज़ आएंगी और इस तरफ वैल्यूज़ उनको कंपेयर करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज़ को कंपेयर किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपने कंपेयर करना है। फिर आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा उसमें आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आप जहाँ जोन सी वैल्यू a की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो उसी के ही इक्वल होगी। यहाँ पे अगर आप उसको अपोजिट भी अगर आप अपडेट करेंगे तो वो सेम होगी। तो इसको आपने खुद सॉल्व करना है और देखना है आपके पास इसका क्या आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 30 डिग्री इज। अब हमने वैल्यू निकालनी है कोसिकेंट 30 की क्या वैल्यू होती है। अब इसमें कोसिकेंट 30 के लिए आप सोच रहे होंगे अब कोसिकेंट 30 का कौन बैठ के याद करता रहेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/, कोसिकेंट 30। ये मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू इनवर्स होता है 1/, कोसिकेंट थीटा। इसी तरीके कॉस थीटा इन्वर्स होता है किसका, सीकेंट थीटा का।
तो जब हमें इस तरह की वैल्यूज़ गिवन है तो अगर मुझे अगर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या मैं साइन थीटा को उसकी जगह रिप्लेस कर सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ ना कि कोसिकेंट थीटा फिर किस तरह होगा। कोसिकेंट थीटा यहाँ पे जाके यहाँ डिवाइड उससे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और वो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी साइन थीटा। तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल करते हैं 1/sin थीटा, और ये अल्टरनेट होते रहते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/secant थीटा, secant थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये अल्टरनेट होते रहते हैं। तो हमें पता है कि हमें गिवन क्या है कोसिकेंट 30, यानी कि कोसिकेंट 30 डिग्री। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 1/sin 30 डिग्री, बिल्कुल ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि उसके अल्टरनेट होते रहते हैं और उसके इक्वल है। जब वो इक्वल हैं तो मुझे पता है कि साइन 30 की क्या वैल्यू होती है। तो साइन कोसिकेंट 30 में ऐसे एज इट इज़ लिखूँगी इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो जब ये 1/2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब अगर आपको इस तरह की समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे करिए 1 किस पे डिवाइड हो रहा है 1/2 पे। तो जब मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल 1 × 2/1। तो 1 2 ज़ा 2 और नीचे 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आता है 2। तो कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास क्या है कोसिकेंट 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 के। हमारे पास आंसर आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोसिकेंट 30 किसके इक्वल होता है 2 के। ऑप्शन डी है हमारे पास। लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इजी है, हमारे पास गिवन है इफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि हमारे पास एक डायमीटर है उसका है 10 सेंटीमीटर, एक दूसरा है उसको इंटरनली इसको टच कर रहा है और उसको कितना डायमीटर है उसका 15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है इन दोनों के यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस बनता है हमने ये बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना बनता है 10 + 15। तो हमारे पास आंसर क्या आया 25। तो ऑप्शन 25 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है, तो हमने इसको कर दिया। कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉमन और बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं जिसको आपने सेकंड में सॉल्व करना होता है। जो कुछ क्वेश्चन तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए आपने जब शुरू में बैठे होंगे तो आपने फ़ौरन एक क्वेश्चन पे घंटा नहीं लगाना, क्योंकि मिलता ही आपको 1 घंटा है। तो आपने करना ऐसा है कि जो आपको आता है उसको पहले सॉल्व करें, क्योंकि आखिर में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिए होते हैं और शुरू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिए होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं पहले वाले पे टाइम बहुत लगा लेते हैं और आखिर में जो इजी होते हैं उस पर बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इसलिए वहाँ पे तुक्के लगा लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जनरल और बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन मिल लेते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख सकते हैं हमें दोबारा से एक मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन दिए हुए जिसमें बी दिए हुए है 10 - 10 और एक्स की वैल्यू है XY। देन हमें इस तरीके से फॉर्म करना है AX = B। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, जिसमें आपको जो हमारे पास A = 10 20 30 40 यानी कि ए की क्वेश्चन नंबर 11 में आपको A का मैट्रिक्स जिससे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, बिल्कुल उसका डिटर्मिनेंट आपने यूज़ करते हुए यानी -200 इसका डिटर्मिनेंट निकला था, उसका डिटर्मिनेंट यूज़ करते हुए इसका एडजेसेंट निकालना है और एडजेंट निकालने के बाद एडजॉइंट निकालने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि A 1 B की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ये आपने खुद करना है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जिसमें हमें है द वैल्यू ऑफ √5 5 + 4 √125। ये काफ़ी बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है कि जो सबसे पहले अंडर रूट वाली टर्म होती है उनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी कि √5 5 + 4 √125। 125 हमारे पास ऐसा कौन से नंबर इसको आप इसे मल्टीप्लाई करो तो 125 आंसर आता है। तो वो है √5 5 + 4, वो हमारे पास है 5 को 5 के साथ और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आता है 125 आता है, यानी 5 का क्यूब लो तो 125 आता है। तो हम एक और काम भी कर सकते हैं कि √5 5 + 4 और हम 5 का स्क्वायर ले लें और साथ में 5 को एक मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है कि हम एक सिंगल टर्म को आपस में कैंसिल कर सकें, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि 5 + 4 तो 5² + 4 जब प्लस होता है तब हम उसको कैंसिल आउट करके बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो 5² × 4 तो मैं इसको कैंसिल आउट करके इसको बाहर निकाल सकती हूँ, 5 √4 लिख सकती हूँ, लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर को स्क्वायर से कट कर दूँ और ऐसे लिख दूँ √5 5 + 4, पीछे क्या बचा बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 5। तो मैं इसको दोबारा से इस तरह से लिख सकती हूँ कि √5 5 + 4 5 = 20 √5।
अब मैं जो बाहर √5 जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं ऐसा करती हूँ, दोबारा से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 बेशक इस 5 को पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं जो इंटीजर्स होते हैं उसको पहले लिखते हैं, अंडर रूट वाली टर्म को बाद में लिखते हैं। इसलिए मैंने पहले क्या किया, इंटीजर पहले लिखा और अंडर रूट वाली टर्म को बाद में लिखा, और प्लस 20 √5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में √5 दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 2 दफ़ा अंडर रूट की टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, क्या मैं इन दोनों का स्केयर ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। यानी कि एक दफ़ा √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √5 का होल स्केयर। तो स्केयर से कट जाएगा और 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 5 √5। तो मैं इसको दोबारा से ऐसे लिखूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा 5 √5 प्लस 20, स्केयर से कट चुका था, पीछे क्या रह गया था 5। अब मैं क्या 5 यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या 5 कॉमन ले सकती हूँ, 5 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा √5 प्लस 20। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 5 कॉमन हो और √5 प्लस 20 हो, तो ये बिल्कुल ये देखें 5 कॉमन है और √5 प्लस 20 ऑप्शन ए। बाकी ऐसा किसी में कुछ भी नहीं है, बाकी समय √5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इफ़ 3n - 2 - 5 2 + 3n = -6 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6n - 36n स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इससे n की वैल्यू यहाँ पुट करके और इनका आंसर निकालना है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये देखिए हमारे पास 3n - 2 आगे क्या है -5 2 + 3n इक्वल है -6 के। सबसे पहले तो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, 3n - 3n -3 2 6 -5 2 10 और प्लस माइनस 5 3 15 n = -6। n और n वाली टर्म्स को मैं इधर एक साथ लिख लूँगी, 3n - 15n और माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा 16, 10 + 6 16 = -6। उसके बाद हमारे पास क्या आया कि हमारे पास 3n में से 15n निकालो तो -12n, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और यहाँ पे -6 है, उस तरफ जब 16 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +16, तो क्या हो जाएगा -12n = 16 - 6 10। तो मैं इसको n की वैल्यू लिखूँगी तो मैं लिखूँगी 10/12 तो लिख दी मैंने, साथ में आंसर साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है, साइन भी उस तरफ चला गया। अब साइन भी उस तरफ चला गया, मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर, 2 5 10 2 6 12, n की वैल्यू क्या है n = -5/6, n की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी n की वैल्यू को मैंने यूज़ करना है, किस तरीके से, किस में यूज़ करना है मुझे इसको, 6n - 36n स्क्वायर के अंदर मुझे इसको यूज़ करना है। 6n - 36n स्क्वायर, n का स्क्वायर, ठीक है, और n की वैल्यू क्या थी -5/6, तो 6 × -5/6, यहाँ पे देखिए 6 से कैंसिल हो गया और -36 यहाँ पे क्या आएगा -5/6 और यहाँ पे किसका होल स्क्वायर, पीछे क्या बचा -5 -36 और माइनस का माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 5 × 25 और 6 × 6 36 होल पे है, ठीक है, तो 36 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा -5 माइनस +20 प्लस माइनस -25, तो -25 माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का ही आएगा और ये क्या बन जाएगा 30, तो आंसर क्या है -30। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी -30। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 66 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स विड्थ, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर इज। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपने खुद सॉल्व करना है और इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन बनेगी सबसे पहले रेक्टेंगल की, उसके विड्थ की, उसके लेंथ की। एरिया आपको गिवन है जो कि है हमारे पास 40 और आपने लेंथ को एज अ एक्स एज्यूम करना है और उसके अंदर एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपने खुद सोचना है कि आपने क्या करना है और उसके बाद हमने लेंथ ऑफ द पैरामीटर निकालना है, लेंथ की वैल्यू नहीं निकालनी है, गलती मत कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जिसमें हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर बीटा 2 β - 5 = 6 + 4 β - 11। इसको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ये हमारे पास इस तरीके से है 2 β - 5 = 6 + 4 β - 11। तो ये कैसे होंगे 2 β - 2 5 10 = 6 + 4 β - 44। अब बीटा वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 2 β - 4 β और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं उस तरफ ले जाती हूँ, = 6 - 44 पहले वाली और -10, तो इस तरफ क्या हो जाएगा +10 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस और बड़ी वाली से क्या साइन है माइनस का, तो -2 β रह जाएगा = 6 - 44 + 10। तो हमारे पास क्या बनता है, अब यहाँ पे देखें
6 माइनस 44 प्लस 10 तो हमारे पास क्या बना -28। तो हमारे पास आंसर आया -28। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और बीटा के साथ 2 जो है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास बीटा इज इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या होगी 14। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है जिसमें है 14। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ऑफ विच x इज द फर्स्ट इंटीजर इज। अब हमने निकालना है कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि समझिए पहला ऑड इंटीजर मैं 1 ले लेती हूँ, तो मैं इसके अंदर इसको प्लस करना है और ये नेक्स्ट ऑड इंटीजर, ठीक है। मुझे पता है कि नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या है 3 है और इसके नेक्स्ट क्या है 5। कंसेक्टिव मतलब होता है बिल्कुल मुसलसल एक साथ एक रफ्तार में, रफ्तार तो नहीं मतलब एक साथ कंसेक्टिव एक साथ लिखे हुए हूँ। तो 1 में मैं कितने प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आए 3 है, तो 1 में मैं 2 प्लस करूँ। अब मैं 1 में कितने प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आए 5 आए, तो 1 में मैं 4 प्लस करूँ। तो इसी 1 को मैं क्या कर लेती हूँ x ले लेती हूँ, x यानी कोई भी नंबर हो सकता है। मैं 5 लूँ तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा 5 + 2 7, 5 + 4 9। तो अब चूँकि मैं एडिशन कर रही हूँ तो मैं इसको कैसे करूँगी x + 2, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो प्लस x + 4। तो यहाँ पे कितने x है 1 2 3, तो ये कितना हो गया 3x + 2 और 4 6, 3x + 6। अब मैं इसे 3 कॉमन ले लेती हूँ, 3 कॉमन लिया x + 2, तो हमारे पास क्या आंसर आया 3x + 2। क्या ये ऑप्शन गिवन है 3x + 2, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - bx + 12 = 0 आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देन b मस्ट बी। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसको आपने खुद सॉल्व करना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा। ये आपका जो है FSC की जो क्लास 11 है उसमें आपने क्या करना है, उसका चैप्टर 4 है उसको आपने खोल के देखना है। उसमें आपको डिस्क ऑफ द इक्वेशंस दी होंगी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी होगी, उसको आपने दोबारा से रिपीट करके पढ़ना है। उस चैप्टर को लाजमी पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इसके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन सेट ऑफ √x = 6 mod of x इज वेयर √x मीन्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 32 हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 किस तरीके से √x = 6 mod of x। अब ये mod of x तो गिवन है हमें। सबसे पहले मॉड को तो है ना प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं। √x = 6 - x और दूसरा क्या है √x = 6 + x। ठीक है, ये हो गया। अब अंडर रूट ख़त्म करना है इस x का, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, होल का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा x = 6 6 = 36 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस हो गया और साथ में x²। और दूसरी तरफ क्या होगा, इस तरफ भी स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो है हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x = 6 6 = 36 और यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब दोनों में ऑप्शन आंसर देखें तो हमारे पास क्या है सेम आए, लेकिन हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अभी तो राइट हैंड साइड पे भी देखें तो हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इस तरफ x की वैल्यू को जाके डिवाइड कर देंगे, x²। यहाँ पे x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और इस तरफ क्या जाके क्या हो जाएगा ऑपोजिट पे डिवाइड = 36। चूँकि सेम है तो हम एक दफ़ा ही सॉल्व करेंगे और x ऊपर एक दफ़ा है नीचे 2 दफ़ा है, तो इसकी पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा 1/x = 36। अब 1/x = 36 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी x ऊपर ले जाऊँगी, यानी ये दोनों साइड इसको कन्वर्ट कर दूँगी। इसके नीचे क्या था असल में 1, तो इसको भी मैं ऊपर ले जाऊँगी। ठीक है, और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा x = 1/36, यानी ऑपोजिट कर दूँगी। ठीक है, दोनों को इस x को ऊपर ले जाऊँगी 1 को नीचे, इसमें भी 36 को ऊपर और 36 को नीचे और 1 को ऊपर ले जाऊँगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/36। तो ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें x की वैल्यू 1/36 हो, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें 0 और 1/36 है, क्योंकि -1/36 नहीं है, सिर्फ 1/36 है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है कि डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन R = डोमेन हमने बतानी है कि डोमेन क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है 2 1 4 3 6 5, हम इस तरह के ना वो दिए हुए हैं बाइनरी, या तो आप इसको कह सकते हैं ऑर्डर पेयर। हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है इसमें से डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होती है 2 1, अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 2, तो इसमें डोमेन क्या है x वाली टर्म्स को क्या कहते हैं, ये x और y, इसमें भी क्या है ये x और y, पहली टर्म हमेशा x होती है, दूसरी क्या होती है y। तो x वाली टर्म को क्या कहते हैं डोमेन। तो इसमें क्या है 2, इसमें क्या है डोमेन है 2, इसमें क्या है डोमेन है 3,
तो 2 और 3 मैं कहूँगी ये सारी क्या है, डोमेन्स में लिख रही हूँ, ठीक है। और जो वाई वाली टर्म होती है इसको क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। तो इसमें डोमेन क्या है, 2 4 6 8 10। तो इसमें क्या होगा, 2 4 6 8 10, ऑप्शन सी। ये हमारे पास क्या थी, सारी की सारी हमारे पास क्या आ गई है, डोमेन। अगर मुझे कोई कहता है इसकी रेंज निकालो तो मैं क्या कहती हूँ, 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 क्या है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट है कि उन्होंने हमसे क्या मांगी थी, डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x + 5 = 5 2x - y = 7 इज। अब हमने इसको सिंपली उस तरीके से सॉल्व करना है कि x + y = 5 है और दूसरा क्या है, 2x - y = 7। अब ऐसा एडिशन के तौर पे हम इसको क्या कट कर सकते हैं, एडिशन करें तो कोई वैल्यू कट होती है, इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल कट करें हैं तो x को ख़त्म करेंगे तो y को ख़त्म करेंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो y का वेरिएबल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। आंसर क्या आता है, 3x = 7 8 9 10 11 12। x = 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब हमें देखें तो x की वैल्यू किस में 4 है, ऑप्शन सी में। तो अब सी को करेक्ट कर लेते हैं। अब हमें y की वैल्यू इतना खास देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए कि वाकई 1 आती है कि नहीं आती, तो हम ऐसा करते हैं, इस वाली इक्वेशन में दोबारा से इक्वेशन 1 में दोबारा पुट कर लेते हैं। तो 4 + y = 5, y = 5 - 4, y = 1। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि x = 4 एंड y = 1। The factor form of x raised to power 5 + 5x raised to power 4 + 6x raised to power cube is। इसकी फैक्टर्स निकालें। किस तरीके से निकालेंगे हम इसके फैक्टर्स, सबसे पहले तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो हम क्या कॉमन आएगा, सबसे छोटा टर्म यानी कि जिसका सबसे छोटी पावर है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब हमने x की पावर क्यूब को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या पीछे बचेगा, हमारे पास पीछे बचेगा कि अगर हम इसमें से 5 में से 3 को माइनस कर दें यानी उसके पावर में से निकाल दें तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 2 + 5 x की पावर 1 + 6 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि x क्यूब पूरा का पूरा हमने बाहर निकाल दिया और x4 में से कितना x बच गया, 1 x बच गया। x5 में से 2 x बच गया, तो हमने इस तरीके से लिख दिया x क्यूब। अब हमारे पास ये जो हमारे पास टर्म आ रही है x² + 5x + 6, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पहली वाली स्क्वायर है, फिर अगली सिंपल है और अगला कांस्टेंट है, इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। तो मिड टर्म ब्रेक किस तरीके से करते हैं, x² + 2x + 3x + 6। तो हमें पता है कि 2 3 = 6, तो लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराया उसके साथ, 2 3 = 6, तो सेम टर्म आ रही है। और 2 और 3 को अगर ऐड करें तो बीच का टर्म आ रहा है 2 + 3 5 और प्लस का साइन बनता है, प्लस प्लस प्लस, सारा कुछ कंडीशंस वेरीफाई हैं तो इसका मतलब ठीक है। तो x की पावर क्यूब, x कॉमन लिया, x + 2, इसमें इन दोनों में भी x कॉमन लिया, x में 3 मैंने कॉमन लिया तो +3 और x + 2 ये आ गया। और उसके बाद x क्यूब और ये जो सेम टर्म आ गई, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही मिड टर्म ब्रेक किया। तो हम करेंगे x + 2 और दूसरी वाली ये वाली और ये वाली करेंगे तो क्या करेंगे, x + 3, ये सेकेंड टर्म होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फैक्टर्स बन गए, x क्यूब, हमारे पास क्या फैक्टर्स बन गए, x क्यूब, नेक्स्ट क्या था x + 2, नेक्स्ट क्या x + 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि पहले आपने x + 3 लिखा है या x + 2 लिखा है। अगर आप 6 को × 5 × 4 करें या फिर आप लिखें 5 × 4 × 6, बात दोनों की सेम है, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है हमारे पास x raised to power 4 - y raised to power 4, ये हमारे पास जो है, हमारे पास a² - b² = a - b, a + b, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस तरीके से, x raised to power 4 - y raised to power 4 लिखा हुआ है ना, तो आपने क्या करना है कि इसको स्क्वायर में चेंज कर देना है, x की स्क्वायर का स्क्वायर लें तो क्या हमारे पास 2 2 = 4, तो वही चीज़ बनती है। साथ में दोबारा से उसी को लिख लेते हैं, y को भी ऐसे लिखते हैं 2 raised to power 2, तो हमारे पास बन गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इसी को भी कि a² - b², ये पूरा x² जो है a है और ये y² क्या है, b है, तो a का पूरा होल स्क्वायर, तो a - b + b में फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो a + b क्या बनेगा, x² + y², a + b बन गया। जो a - b क्या बनेगा, x² - y²। अब आप यहाँ पे देखें तो दोबारा से a² - b² का फॉर्म बन रही है, तो मैं इसको दोबारा से करूँगी, ax² + y², इसमें क्या हो जाएगा x + y और फिर से x - y, तो मेरे पास क्या बनेगा, x² + y² और नीचे फिर क्या हो गया, x + y, x - y, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इससे कोई डिपेंड नहीं करता कि मैं पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमने इसको किस तरीके से कौन सा नंबर इसमें ऐसा ऐड करें जिसकी वजह से ये हमारे पास ये रेशियो जो है इक्वल हो जाए 1:3 के। आपको पता है कि जब 5 रेशियो अगर मैं लिखूंगी A/B तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ A/B। तो मैं इसी तरीके से 5:27 को लिखती हूँ कि 5/27 किसके इक्वल है 1/3 यानी 1:3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसमें लिखा वर्ड नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। इस रेशियो में दोनों की ईच टर्म यानी 5 + x और इसमें भी x, वो दोनों का सेम टर्म, ऐसा कौन सा सेम टर्म नंबर, ऐसा एक सेम टर्म यानी कि नंबर ऐड करें कि 1/3 दे दे। तो मैं दोनों में x और x अपडेट कर दिया, दोनों में x ऐड कर दिया। अब मुझे पता है कि क्या बन गया 5 + x और 27 + x = 1/3। अब ये इक्वेशन बन चुकी है और मुझे पता है वो x ऐसा नंबर है जिसको जो मैं ऐड करूँगी तो 1/3 का आंसर ही देगा, लेकिन वो x क्या है मुझे वो पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, इसको इधर और इसको इधर, एक सिंपल इक्वेशंस बनाऊंगी। तो सिंपल इक्वेशंस बनाऊंगी तो क्या बन जाएगा 5 + x और इसके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 1 × 27 + x। अब इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या बनता है 3 × 5 = 15, 15 + 3x इक्वल टू 27 + x। इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो x वाली टर्म को मैं इस तरफ लेकर आती हूँ, तो 3x माइनस प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगी -x = 27, यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा -15। तो 27 - 15 करें ज़रा तो हमारे पास बनता है 12 और यहाँ पे 3x - x करें तो 2x यानी 1x निकाले। तो x की वैल्यू सिंपल हमें चाहिए तो 12 / 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो हमारे पास फर्दर क्या है x = 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये वाकई ऐसा है कि मैं इसको अगर उसमें ऐड करूँ तो ये मेरे पे 1:3 का आंसर दे। तो 5 + 6 x की जगह मैं क्या लिखूँगी 5 + 6 और नीचे क्या है 27 + 6। तो आंसर क्या देगा 5 + 6 11, नीचे क्या देगा 27 + 6 33। तो 11 1 से 11, 11 3 से 33, क्या बना 1/3। तो क्या इसकी इक्वल है 1/3 के, बिल्कुल इक्वल है। तो इसको मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया और आंसर क्या था 6, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है फाइंड व्हेन द मैट्रिक्स -24 - 6 इज सिंगुलर। सबसे पहले बात है समझने की कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट लें, यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट, तो वो हमारे पास क्या है इक्वल टू 0 आए। जो भी इसका डिटर्मिनेंट ले उसका आंसर क्या है 0 आए। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है -24, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ -6 है और इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो हम किस तरीके से लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और इसको माइनस करते हैं। -24 मल्टीप्लाई में -6 माइनस करना है टोटल में से x को x से मल्टीप्लाई कराया, तो यानी कि x² बनेगा, ठीक है। तो -24 को -6 से मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास आंसर बनता है 24 को 6 से मल्टीप्लाई कराए तो 144, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 144 - x² = 0। अब हमें जो है x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे -x है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा x² = -x² = -144। यहाँ पे प्लस हो रहा है 144, उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x² = 144 हो जाएगा। अब 144 तो हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो x है इसकी हमने अंडर रूट लेना है, इसका भी अंडर रूट लिया और इसका भी अंडर रूट लिया, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। x = 12 का स्क्वायर लो और फिर उसका अंडर रूट लो, तो ये हमारे पास कहता है x = 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई, हम x की जगह लिखें, यानी कि यहाँ पे भी 12 आए, यहाँ पे भी 12 आए, तो हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ पे अगर हमारे पास 144 आएगा तो यहाँ पे 144 आएगा, 12 12 से 144। तो यानी कि x² कैसा है x, यानी कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, तो 144 में से जब 144 जाएगा तो पीछे क्या आंसर आएगा 0, तो 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा +-12, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद कहते हैं विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। 90% ऑफ 1000.4 अगर इसके हम निकाले परसेंटेजेस तो अब इसको मैं एक एक परसेंटेज आपके सामने लिखूंगी। 90 / 100 किसके इक्वल होता है 0.9, ठीक है, ये देखें 0.9। जब भी परसेंटेज में बात करेंगे तो मैं पॉइंट्स में आंसर लिखा करूँगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 1000.4, तो आंसर आया हमारे पास 900.36। ये इसका आंसर क्या था 900.36।
70% ऑफ 1286.5, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1286.5, इसका आंसर है हमारे पास 900.55, 900.55। नेक्स्ट है हमारे पास 60% ऑफ 1500.1, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1500, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1500.1, तो ये हमारे पास आंसर बनता है 900.06, तो इसका आंसर है हमारे पास 900.06। लास्ट है 50% ऑफ 1800.2, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1800.2, 1800.2, तो ये हमारे पास आंसर बनता है 900.1, तो ये इसका आंसर है हमारे पास 900.1। तो सबसे बड़ा कौन सा किसका आंसर आया 900.55, तो ऑप्शन बी हमारे पास 70% ऑफ 1286.5 हमारे पास करेक्ट है। What percent रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ 18 to 20, 18 to 20 रेशियो को कौन रिप्रेजेंट करता है 18 to 20, यानी कि 18/20। मैंने अभी आपको बोला था कि 18:20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18/20। परसेंटेज निकाल दिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 18 को 5 से ज़रा मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनता है 5 8 ज़ा 40, 4 5 90, तो आंसर क्या है 90%। ठीक है। द पॉइंट √3 माइनस √3 इज़ लोकेटेड इन, यहाँ पे जो है आपका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें आपका क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाने हैं, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस, ये है प्लस वाई है, और नीचे वाला क्या है माइनस वाई है। ठीक है। अब इसके अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखूँ तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है प्लस एक्स और यहाँ पे क्या है प्लस वाई, ये प्लस वाई। ठीक है, ये वाली साइड अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या है माइनस एक्स और ये ऊपर वाला क्या है प्लस वाई। ठीक है। इसमें लिखूँ तो यहाँ क्या है माइनस एक्स और इस साइड पे क्या है माइनस वाई। ठीक है। इस तरफ लिखूँ तो ये क्या है प्लस एक्स, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे फिर जो वाई है माइनस वाई। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक है प्लस, एक्स क्या है प्लस और वाई क्या है माइनस, तो ऐसे कौन सी टर्म है जिसमें एक्स प्लस हो और वाई माइनस हो, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। यहाँ से क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ अ टेबल वॉज ₹1000, इट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि अपने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि पहले टेबल की प्राइस थी, टेबल की प्राइस क्या थी 1000, इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ का मतलब ये उसमें एडिशन करनी है कितनी 30% की, 30% 1000 का 30% जितना बनता है उसके अंदर वो एडिशन कर दें। 1000 का जो मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, 30% जो बनता है। ठीक है। कितना बनता है 0 2 0 यहाँ से कट गया, कितना है 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300, तो यानी कि 1000 में क्या ऐड कर दो 300, तो कितनी प्राइस बन गई 1300 टोटल। इट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%, आफ्टर अ वीक द शॉप ऑनर डिक्रीज द प्राइस बाय 25%। जो उसकी प्राइस थी उन्होंने कर दी 1300, लेकिन कुछ अर्से बाद एक हफ्ते बाद क्या हुआ, उन्हें लगा कि ज़्यादा ही महंगी, उन्होंने क्या किया 25% इसको कम कर दी, यानी कि 1300 का अब हमने क्या करना है 25% लेना है। 25 डिवाइड बाई 100% का मतलब होता है नीचे क्या आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है। तो 2 0 यहाँ से इससे कट गए और 13 को मल्टीप्लाई बाई 25 करें, यानी कि 13 को मल्टीप्लाई बाई 25 करें तो आता है 325, तो हमारे पास क्या आया 325। तो उसने क्या कर दिया डिक्रीज़ कर दिया, यानी कि 1300 में से कम कर दिया 325 को। तो अगर हम इसको कैंसिल करें 1300 माइनस 325 तो हमारे पास आंसर आता है 975। तो हमारे पास असल में प्राइस क्या है अब 975। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द टेबल, अब प्राइस है 975। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। उसके बाद है अ मैप इज़ ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:3000। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है, और इसमें हमें एक रेशो वाला कंसेप्ट पूरा का पूरा इसमें सॉल्व हो रहा है कि हमने किसी मैप को हमने बनाया है या पूरी किसी सिटी को हम लेना चाह रहे हैं, या हम किसी क्या कहते हैं उसको पैमाना रखते हैं कि इस पैमाने के मुताबिक हमारा इतना बनता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सिटी है, ये शहर है। ठीक है। उसमें शहर में इस तरह बड़े बड़े घर हैं वगैरह। ठीक है। अब पूरा शहर जो है वो कहीं है 5000 जो है ना किलोमीटर का है। ठीक है। 5000 किलोमीटर इतना बड़ा शहर है, और मेरे पास जो पेज है वो इतना छोटा सा पेज है। अब मुझे इस पेज के ऊपर इतना बड़ा शहर कैसे मैं बना सकती हूँ कि इतना बड़ा शहर है, तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरा जो 1 सेंटीमीटर होगा, यानी जो 1 सेंटीमीटर होगा वो शो करेगा 1000 किलोमीटर को।
जो 2 सेंटीमीटर होंगे वो 2000 किलोमीटर को। इस तरीके से मेरा 5 सेंटीमीटर के पेज में मैं 5000 किलोमीटर का शो करूँगी कि इस तरीके से मेरी आसानी हो जाएगी कि 1 सेंटीमीटर असल में मेरा 1000 किलोमीटर शो कर रहा है। तो इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने मैप बनाया है, एक नक्शा बनाया है, उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने फासले को शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 3000 कितने सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर कितने उसको शो कर रहा है 3000 सेंटीमीटर को। तो कह रहे 2 पॉइंट्स ऑन द मैप आर 9.5, यानी कि इसके हम रेशो निकाल लेते हैं, यानी कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि 1/3000, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने उसको शो कर रहा है 3000 सेंटीमीटर को। अब कह रहे 2 पॉइंट्स आर ऑन द मैप आर 9.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि उसके बिल्कुल सामने लिखिए, मैप का लिख रहे हैं और ये क्या है रियल, ठीक है। रियल में 3000 है, मैप में 1 सेंटीमीटर शो किया, 9.5 सेंटीमीटर हमने मैप पे शो किया। तो एक्स बताओ कि रियल में उसका कितना होगा। व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक्चुअल में कितना डिस्टेंस होगा। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो x इक्वल्स टू 9.5 मल्टीप्लाई बाई 3000, 9.5 मल्टीप्लाई बाई 3000 हमने किया तो हमारे पास आया 28,500। x इज इक्वल्स टू 28,500। अब आप सोच रहे होंगे तो आंसर ही नहीं है। आपको पता है कि आंसर किस में है, सेंटीमीटर में। जब ये वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी 100 से डिवाइड कर दूँगी। 100 डिवाइड 2 0 यहाँ से कट गए तो पीछे क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 285 मीटर्स। तो क्या ये 285 मीटर्स का ऑप्शन आपको अवेलेबल है, देखें 285 मीटर्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 2850 भी नहीं, अगर एक और 0 होता तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ मीडियन इज, मीडियन का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी है, इसलिए आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है कि इसका बीच का मीडियन क्या होगा। द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 3 देन y फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 512। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है कि ये क्या कह रहा है। द क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट का मतलब होता है x की पावर क्या है 1/3, इनवर्सली है किसके 1/स्क्वायर ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इन्वर्स ख़त्म करती हूँ तो हम इन्वर्स की जगह क्या करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो x 1/3 इज इक्वल्स टू k बाय 5 स्क्वायर, ये कर दिया मैंने। उन्होंने लिखा है कि जब मेरा x क्या होता है 8 होता है तो y क्या होता है 3 होता है, तो मैं उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ, ठीक है। उसकी जगह मैं उसकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ, यानी कि जब मेरा यहाँ पे 8 होता है 8 1/3 तो वहाँ पे k क्या होता है y क्या होता है मेरे पास 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। मैं 3 की जगह y की जगह 3 की वैल्यू पुट करूँगी, ऊपर स्क्वायर है 1/3 है 1/5 है, जो मर्जी है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नीचे मैंने जो वैल्यू पुट करनी वो कर दी। अब 1/3 ख़त्म करने के लिए 8 का मैं ऐसा कौन सा नंबर इसको मल्टीप्लाई करूँ और उसकी पावर जो है 3 है, तो ऐसा नंबर है 2 को 2 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर 2 * 4 * 8 यही आता है। तो यानी कि 2 की पावर 3 लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 8। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 लो तो उसके ऊपर 1/3, तो मैं इसको कैंसिल करूँ और इज इक्वल्स टू k, 3 3 = 9, तो आंसर क्या है 2 इज इक्वल्स टू k बाय 9। तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के लिए मैं k इज इक्वल्स टू 9 2 = 18, 9 इधर डिवाइड और सब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 2 = 18, तो k इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर क्या है 18 तो आ गया। उन्होंने बोला है कि फाइंड y को फाइंड करो व्हेन x इज इक्वल्स टू 512। फार्मूला फिर से वही है कि 1/3, x की वैल्यू क्या है x की पावर है 1/3 इज इक्वल्स टू k बाय y का स्क्वायर। लेकिन इस बार k की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, k की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट अगर हमें मिल चुका है तो k की वैल्यू हमें क्या थी गिवन थी 18, तो हम k की वैल्यू हमें गिवन है और x की वैल्यू भी हमें क्या है गिवन है 512। तो x की वैल्यू हमें गिवन है 512, उसके ऊपर रूट क्या है क्यूब रूट 1/3 इज इक्वल्स टू 18 और नीचे क्या है y स्क्वायर। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं क्यूब लूँ, तो मेरे पास 512 है, तो मैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं क्यूब लूँ। अगर मैं 9 का क्यूब लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 729। अगर मैं 4 का क्यूब लेती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है 64। तो अगर मैं 8 का जो है मैं क्यूब लूँ तो मेरे पास क्या है 512। तो 8 का मैंने क्या किया क्यूब लिया और ऊपर क्या आया 1/3, मैंने से 512 की जगह 8 की पावर 3 लिख दी, ठीक है। और 3 3 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या है 8
पीछे क्या आगे क्या है 18, नीचे क्या है वाई स्क्वायर। तो ऊपर है मेरे पास इस तरफ क्या आ गया 8 और नीचे का वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो उस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। अब 8 क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और उस तरफ क्या हो जाएगा जाके डिवाइड, क्योंकि मुझे वाई यहाँ पे अकेले छोड़ना है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 8। तो मैं डिवाइड कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, तो 9/4 आ गया। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगी अंडर रूट ले लूँगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 और दोनों तरफ क्या करूँगी अंडर रूट ले लूँगी। स्क्वायर स्क्वायर से कट गया और पीछे क्या रह गया वाई इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको भी जगह में 9 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ कि 3 का स्क्वायर, और 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और दोनों क्या हो जाएंगे स्क्वायर से कट जाएंगे, नीचे क्या रह जाएगा 3/2। तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/2, अगर यहाँ पे देखें उसमें पॉइंट्स में आंसर है तो मैं 3/2 को 3 अंदर 2 बाहर इसको डिवाइड करके 2 1 ज़ार 2 -1 यहाँ पे 0.0 यहाँ पे 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10 1.5 प्लस माइनस 1.5। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने किया ये पास्ट पेपर सॉल्व, और जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क मिले आपने उनको सॉल्व करना है ताकि आपको आइडिया हो सके आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप सारा कुछ वीडियो से देखेंगे तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रैक्टिस अपनी ग्रिप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपनी फर्दर जो है सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है आपके साथ शेयर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्यूरीज वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह विदिन अ डे आपको उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।